आज हम बात करते हैं किस तरह से ओम के नियम की उत्पत्ति होती है अनुगमन वेग के आधार पर। कई बार ये प्रश्न आपके सामने या आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। हम लोग छोटे क्लासों में क्लास 10th में केवल हम लोग पढ़ते हैं ओम का नियम क्या है, बट जब हम बड़े क्लास में आते हैं तो ये ओम का नियम का डेरिवेशन कैसे हुआ है, ठीक है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, हमारा जो टॉपिक है वो यही है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारा अगर इसको इंग्लिश में हम समझें तो यही हमारा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द या ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये ओम का जो नियम है, ये जो ओम का नियम है वो है क्या, ठीक है। तो देखें, क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे कि ये जो ओम का नियम है वो है V प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम का नियम। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं अनुगमन वेग के आधार पर कि भी I का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी भी जो है I के अनुकर्मापाती होता है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारे इस प्रश्न का जो मकसद है या हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यही ओम का नियम है, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें एक चालक तार लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक चालक तार, एक ऐसे चालक तार ले लेते हैं, ठीक है। और ये इस चालक तार की मोटाई या इसी को हम फिजिक्स के भाषा में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हो गया। यानी जो मोटाई होती है तार का, वही उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तार की लंबाई भी होगी, मान लेते हैं तार की लंबाई क्या है, L है, यानी L लंबाई का एक तार है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस तार में धारा बहेगी तो जाहिर सी बात है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हम लोग जब वैद्युत धारा पढ़ते हैं तो वैद्युत धारा में आप यही लिखते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह का जो दर होता है वही धारा कहलाता है। तो आवेश प्रवाह होता क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करते हैं वही आवेश प्रवाह कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होता है, वही आवेश को ले आने का कार्य करता है। तो अगर इसमें धारा बहेगी, इसका मतलब कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इसमें गति करेगा तो इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो मान लेते हैं
कि इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है, n है, या इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लें n है। एकांक आयतन के नहीं, पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं n। ठीक है, तो देखिए जो जो चीज हम यहाँ मानेंगे उसको हम पहले यहाँ नोट कर लेते हैं, क्या क्या हमको मानना है। तो देखिए मानना क्या है, माना क्या माना, चालक की लंबाई हमको मानना है। चालक की लंबाई हमने मान लिया कितना, L। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने माना, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए। ठीक है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान लिया, कितना मान लिया, n। ठीक है, अच्छा चालक के दोनों सिरे जो हैं उनके बीच का हम विभवांतर भी मान लें, क्योंकि बिना विभवांतर का धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना मान लिया हमने, भी। ठीक है, ध्यान देना ये चीजें आपको मानना पड़ेगा। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है कि अनुगमन वेग के आधार पर आप ओम के नियम का उत्पत्ति कीजिए, तो आप सबसे पहले एक चालक लेंगे। तो जब चालक लेंगे तो चालक की लंबाई कुछ होगी, चालक की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का कुछ क्षेत्रफल होगा, चालक में अगर धारा प्रवाहित होगी तो जाहिर सी बात है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर मान लेंगे और फिर ये भी मानेंगे कि अगर धारा बहती है तो आप सभी को पता है कि धारा बिना विद्युत विभवांतर के धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी दोनों सिरों के बीच विभव में जब अंतर आएगा तो भी धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित करती है। तो इनके सिरों के बीच का हमने विभवांतर भी यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो किसी वेग से ही तो गति करेंगे। गति अगर कोई वस्तु गति कर रही है, हम ही चलें आप चलें या कोई गाड़ी वाला फोर व्हीलर कोई भी हो, अगर चलेगा तो उसका अपना वेग होगा ना। उसी तरह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, किसी भी चालक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करता है, उस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करता है उस वेग का नाम क्या है, अनुगमन वेग। उसी को एक और नाम से जानते हैं, अपवाह वेग। ठीक है, तो ये भी हम यहां लिख लें कि इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो क्या है, अपवाह वेग है, यानी इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गतिशील है। इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉन अपवाह, इसका दो नाम है, ध्यान रखिएगा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह वेग क्या होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से। VD से क्या कर रहे हैं, गतिशील है। ठीक है, ये इतना चीज आप मानेंगे।
तार ले लेंगे, उसकी लंबाई ले लेंगे, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ले लेंगे, उस तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लेंगे, तार के सिरों के बीच का विभवांतर ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करेंगे वो वेग मान लेंगे। इतना चीज मानने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेप देखना है, बस 2 मिनट लगेगा, आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो आप कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो देखिए, अब समझिएगा, जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ तारक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होगा ना, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर एक मान लीजिए इधर विभव ज्यादा है, इधर विभव कम है, या इधर विभव ज्यादा, इधर विभव कम है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर विभव है तो वहां वैद्युत क्षेत्र भी होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होगा, यानी इस तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा विभव। तो जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इसका मतलब कि उसी वैद्युत क्षेत्र में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। तो आप सभी को पता है कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस आवेश पर क्या लगता है? बल लगता है, ठीक है, उस आवेश पर बल कार्य करता है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वैद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब कि इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल कार्य करेगा। ये सभी इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लग रहा है और इस वैद्युत बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक है। तो बल कितना लगेगा? तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसके कारण इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लगेगा उस बल का मान कितना होगा? तो F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इतना बल लगेगा। क्योंकि आप फार्मूला पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो E होता है वो होता है F बाई क्यू। तो अगर Q का इधर गुणा करेंगे तो F बराबर क्या होगा? क्यू ई। वहां पर Q आपने आवेश लिया है, यहाँ पर जो Q है वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया Q के जगह हमने लिख दिया क्या? E। ये बल उस पर काम करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों पर इतना बल कार्य करेगा और उसी बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने बल की दिशा में क्या करेंगे? गति करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब बल लगेगा तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब उस पर बल लगेगा तो क्या होता है वो चीज हम ध्यान दें। तो बल लगने के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए कि अगर आप मान लीजिए चल रहे हैं, पीछे से कोई बल लगा दिया, तो आपका जो गति है या आपका जो स्पीड है वो क्या होगी? ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, चाहे वो बल आपके गति के विपरीत दिशा में लग रहा हो, चाहे वो आपके गति के दिशा में लग रहा हो। अगर आपके गति के दिशा में लगेगा तो आपकी गति बढ़ जाएगी, या आपकी गति के विपरीत दिशा में लगता है तो आपकी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी दोनों कंडीशन में आपकी गति क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी, परिवर्तित होगी। और आप सभी को पता है कि जब गति में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है
कि इस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होने का मतलब क्या है, देखिए त्वरण ए बराबर हो जाएगा F बाई एम। न्यूटन का द्वितीय नियम आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, F बराबर ma, पढ़े ना। कोई वस्तु है अगर उस पर बल लगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को न्यूटन ने अपना द्वितीय नियम बताया था, F इक्वल टू ma। यहां से एक को निकालेंगे क्योंकि ये त्वरण है, हो जाएगा F बाई एम। तो वही चीज हमने लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण कितना हो जाएगा, में त्वरण, ठीक है, इक्वल टू F बाई एम। अब ये जो F का मान है ना, इस F का मान आप क्या करिए, है ये ना F का मान, E यहां रख दीजिए, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू ई बाई एम, ठीक है, इतना त्वरण हो गया। अब सभी को पता होना चाहिए कि जो E है, E वो बराबर होता है V बटा एल के। इक्वल टू होता है किसके बराबर, V बटा एल के, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध है, इसको हम विभव प्रवणता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो E बराबर V बाई एल, यानी दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है ना, तो वो किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। तो E बराबर हो गया V बाई एल, ठीक है। ये E का जो मान है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये E का मान यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक, तो A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखिएगा E इक्वल टू आएगा E बाई एम, और E की वैल्यू आप रखेंगे तो हो जाएगा V बाई एल, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A का फॉर्मूला अगर आप देखें तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, ये त्वरण का फॉर्मूला है, वेग बटा समय। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, vd है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, vd। और इनको जाने में जो समय लगता है वो समय हमने क्या मान लिया यहाँ पर, टाउ, क्या मान लिया, टाउ। अब आप कहेंगे सर टाउ का है, तो टाउ जो होता है श्रांति काल कहलाता है, क्या कहलाता है, श्रांति, इस टाउ को हम श्रांति काल कहते हैं। अब आप सोचेंगे सर श्रांति काल क्या है, तो श्रांति काल देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ये थोड़ी ना है कि एक दूसरे से टकराएंगे, नहीं, ये तो टकराएंगे एक दूसरे से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गत करते हुए गया, इससे टकराया, फिर गत करके इसकी दिशा इधर हो गई, तो फिर इससे टकरा गया, तो दो लगातार टक्कर ये इलेक्ट्रॉन किया है, तो दो लगातार टक्करों के बीच जो समय लगता है ना, जो समय लगेगा वह समय क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति करता है और गति करते समय एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो दो लगातार टक्कर जब मारेगा तो उनके बीच का जो समय होता है ना, वही समय क्या कहलाता है, श्रांति काल है। यानी टाउ जो है एक टाइम ही है, तो vd को अब टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो किसके बराबर आएगा, एक है, यही त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस एक की जगह आप लिख सकते हैं क्या, vd बाई टाउ, और ये हो गया E बाई एम v बाई एल, ठीक है। यहां से आप vd निकाल लीजिए, तो जब आप vd निकालेंगे यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग निकालेंगे, तो टाउ का इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई भी बाई एम एल इंटू टाउ, ये vd का मान हो गया। इसमें एम है क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एल क्या है, चालक की लंबाई है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, भी क्या है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है। ये सारी चीजें इसमें मेंशन है, ठीक है।
अब ये VD का मान निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़े होंगे, तो वो फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, लिखेंगे विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या लिखेंगे, संबंध से। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू N E A V D, यही सूत्र है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए कई बार तो ये इक्वेशन पूछा है 1 नंबर में बोर्ड में कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध लिखिए 1 नंबर में, तो I इक्वल टू N E A V D, यही उसका संबंध है। ठीक है, अब ये जो VD का मान है ना, ये VD का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक है, VD निकाला आपने ऑलरेडी, तो ये VD का मान यहाँ पर क्या करिएगा, रख दीजिएगा। तो जब रखिएगा ना तो आएगा I इक्वल टू N E A और VD का मान रखिए तो आएगा EV बाई ML इंटू टाउ, ऐसे आ जाएगा। फिर देखिए E 2 बार आया है इसमें, तो I इक्वल टू आएगा N E स्क्वायर, 2 बार है ना, E स्क्वायर A, ठीक है, टाउ बटा ML इंटू ये V, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, I को हम इधर भेज दें, I को हम इधर भेज दें और इन सबको इधर भेज दें, तो जब आप इन सबको इधर भेजिएगा ना तो ML कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ML, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ML हो जाएगा ऊपर, हो जाएगा ML बटा AN E स्क्वायर A इंटू टाउ, ये सब इधर आ गए और I उधर जाएगा तो हो जाएगा V बाई क्या I, V बाई I। अब ध्यान दीजिएगा, इधर जितनी राशि आपने लिखा है ना, है लेफ्ट साइड में जितना भी आपने लिखा है ना, ये सब क्या है, नियत है। क्या है, नियत है। कैसे नियत है, ध्यान दीजिएगा, आपने चालक की लंबाई भी तो मान ली है, फिक्स कर ली है, तो यल क्या होगा, जो चीज फिक्स हो जाती है वो क्या है, नियत है, तो यल नियत हो गया। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आपने मान लिया है, तो ए भी क्या है, नियत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स होता है, सब कोई जानता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न घटता है न बढ़ता, वो फिक्स रहता है, तो यम भी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी क्या है, फिक्स है, वो भी नहीं घटता बढ़ता है। यहाँ पर जो टाउ है, अगर इस चालक तार का ताप स्थिर होगा ना, स्थिर ताप नहीं बदलेगा, तो टाउ भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी अगर आप देखें तो स्थिर ताप पर ये सभी चीजें क्या हैं, फिक्स है, सभी चीजें क्या है, नियत है। ठीक है, स्थिर ताप पर यहां लिख देंगे स्थिर ताप पर ML बाई N E स्क्वायर A टाउ बराबर क्या, नियत, और इसी नियत को हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल R। यानी अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, तो ये हो गया कैपिटल R इक्वल टू V बटा I। ठीक है, I का आप इधर क्या करिएगा, गुणा कर दीजिए, तो अगर I का आप इधर गुणा करेंगे तो V बराबर क्या आएगा, I इंटू R, ये आएगा। अब देखिए R नियत है, देखिए R क्या है, नियत है, और जब नियत हटाते हैं ना तो ये जो बराबर का साइन है वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल का साइन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा। जब है R को आप यहां से हटाइएगा तो है R जब हटेगा तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I,
और यही क्या है, ओम का नियम है। देखिए, यही ओम का क्या है, नियम है। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्टेप आपको समझा देना तो बहुत इजी है। देखिएगा, इतना तो हमने आपको डिटेल बता दिया, लेकिन इसको कैसे जल्द आप कर लेंगे कम समय में, देखिएगा। स्टेप इसका समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ई का मान देखना है। ई, तो ई बराबर होता है V/L, और जब ई होगा तो दूसरा स्टेप, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है, तो यहाँ बल निकाल लेंगे ई। जब बल निकल जाएगा तो तीसरा स्टेप त्वरण निकालेंगे। त्वरण होता है F/m। ठीक है, ये त्वरण यहां से आ जाएगा, और जब त्वरण आ जाएगा ना, तो चौथा स्टेप जो है आप Vd निकालेंगे। Vd कैसे निकालेंगे, तो Vd बराबर होता है A इंटू टाउ। ठीक, और जब ये निकल जाएगा तो पांचवा स्टेप जो आएगा वो है I इक्वल टू NeA/Vd। ठीक है, समझ आ गया। ये 5 स्टेप आप याद करिए, फट से आपको आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ई का मान यहां पे लाके रख दीजिए। देखिए, एक मिनट, ये जो ई का मान है ना, यहां से जो निकल रहा है वो यहां रख दीजिए। फिर यहां से एफ का मान मिल जाएगा, फिर एफ का मान यहां रख दीजिए। फिर ए का मान मिल जाएगा, ए का मान यहां रख दीजिए। फिर Vd का मान मिल जाएगा, फिर Vd का मान यहां रख दीजिए। ठीक है, देखिए Vd का मान रख देंगे तो ऐसे बन जाएगा, और फिर जब ऐसे बन जाएगा तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये 5 स्टेप याद रखेंगे तो ये फट से आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट का काम है। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।